सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल कंप्लीटेड साइंस पे। अभी तक हमने 3 क्लासेस कर रखी हैं जिसमें हमने प्लांट्स के बारे में, उनके न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रखा है, जिसमें हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को पढ़ा था। हमने डिजर्ट प्लांट्स में देखा था कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस होती है, हमने नॉर्मल प्लांट्स में देखा था कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस होती है, और अब हम मूव करने वाले हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की तरफ। इन टर्न अगर बात करें तो ह्यूमंस के न्यूट्रिशन की तरफ। ओके, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वंडरफुल, अमेजिंग और सुपर हिट सेशन। बच्चों, भाइयों, बहनों, हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर रखा है न्यूट्रिशन, और आज हम लोग बात करेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, सो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट अपॉन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, इजंट इट? सो लिख लेते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्या कर रहा हूं मैं, कैपिटल स्मॉल। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन is the one in which an organism is dependent upon another organism। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अपॉन ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर लेते हैं। ओके, तो वो होते हैं ऑटोट्रॉप्स। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द वन इन विच एन ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट अपॉन अनदर ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपॉन ऑटोट्रॉप्स। लेट्स से क्या, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, प्लांट। ठीक है, प्लांट। ठीक, ओके। सो यहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिखने का क्या मतलब है? डायरेक्टली का मतलब या तो वो डायरेक्टली अपना जो फूड ले रहा है वो प्लांट से ही ले रहा है ना। जैसे उसने कोई भी ऐसी वेजिटेबल्स ली, ठीक, रोटी खाई उसने जो कि आटे से बनती है ऑब्वियसली, और कहाँ से आता है वो? प्लांट से आता है। ठीक, तो सब्जियां खा रहा है, फ्रूट्स खा रहा है, ठीक, और ग्रेन्स खा रहा है, ठीक, पल्सेस खा रहा है, तो वो सारी चीज़ें तो डायरेक्टली हमें प्लांट से मिल रही हैं। इनडायरेक्टली का क्या मतलब है? अगर कोई ऑर्गेनिज्म कॉर्निवोर है ना, कार्निवोर है या ओमनीवोर है, ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा? जिस जानवर को वो खा रहा है वो भी किसी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के ही ऊपर डिपेंडेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास में एक शेर है, ठीक, शेर क्या खाएगा? हिरन खाएगा, ठीक। शेर क्या खाएगा? हिरन खाएगा। लायन किसको खाएगा? डियर को। ओके, अब लायन डियर को तो खा रहा है, ठीक, ये क्या हो गया? हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक, ये क्या है? ये भी हेटेरोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक। बट ये डियर किसे खा रहा है? ये तो किसी ऑटोट्रॉफ को ही खाएगा, ये तो किसी ऑटोट्रॉफ को ही खाएगा, जैसे ग्रास, इजंट इट? लायन किसको खा रहा है? डियर को। दोनों क्या है? हेटेरोट्रॉफ्स। क्यों? क्योंकि खुद से भोजन अपना नहीं बना सकते हैं, किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर। अगर इसकी बात करें तो ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है, डियर क्या है? ऑटोट्रॉफ्स पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है। बट अगर हम बात करेंगे लायन की, अगर हम बात करेंगे लायन की, तो लायन क्या है? डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि ये जिसे खा रहा है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो ऑटोट्रॉफ के ऊपर डिपेंडेंट है ना। तो यहां से हमने क्या देखा कि
हेट्रोट्रॉप्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं? ऑटोट्रॉप्स के ऊपर। ठीक है, तो आप फटाफट से इसको कॉपी कीजिए, इसका डेफिनेशन। फिर हम बात करेंगे कि जो हमारा फूड होता है उसका मेन कंपोनेंट क्या होता है, हमारा जो फूड है उसका मेन कंपोनेंट क्या है। ठीक, फटाक से कॉपी कीजिए इसको। ओके, सो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, मैं इसे इरेज करता हूं और फिर हम लोग आगे बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ओके, सो अब हम लोग बात कर चुके हैं हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन की। अब हम लोग देखते हैं कि जो एनिमल्स फूड खाते हैं या जो भी जहाँ से भी न्यूट्रिशन लेते हैं, उनके न्यूट्रिशन में उनके जो मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं या कह लो आप जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं उनके फूड के, वो क्या क्या होते हैं, एक बार हम लोग वो देखते हैं। तो हेडिंग डालिए फटाक से, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ओके, तो मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट एंड फाइबर्स। ठीक, तो मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड फाइबर्स। ओके, अब हम लोग इनके सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि इनके मेन सोर्सेज क्या क्या हैं, ये कहां से हमको मिलते हैं। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है? सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट बताइए। ब्रेड, ब्रेड, सीरियल्स, स्वीट एटसेट्रा। ओके, फिर हम बात करें सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, तो क्या क्या हो जाएगा? पल्सेस, मीट, एग यॉक, मिल्क भी लिख लो, मिल्क एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट सोर्सेज ऑफ फैट क्या हो जाएगा? ऑयल्स एंड एग वाइट लिख लो। एग वाइट नहीं नहीं, एग यॉक। एक्चुअली यॉक के अंदर फैट भी होता है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है, बट मोस्टली इसके अंदर क्या होता है? मोस्टली इसके अंदर होता है फैट। ये एग यॉक नहीं होगा, एग वाइट होगा, सॉरी। एग वाइट में प्रोटीन होता है ना, और एग यॉक में कार्बोहाइड्रेट एंड फैट होता है, मेनली उसमें फैट ही मिलता है। ठीक, ऑयल्स हो गए, एग यॉक हो गया। ठीक है, और बताओ और कुछ है? और आप लिख सकते हो पोटैटो, हालांकि मेनली उसमें कार्बोहाइड्रेट ही होता है, बट पेजेस भी तो भरने हैं अपने को, है ना? पोटैटो। नेक्स्ट, फाइबर्स। फाइबर्स कहाँ से मिलते हैं? फाइबर्स आपको मेनली मिलते हैं फ्रूट्स से, वेजिटेबल्स से। अच्छा, फाइबर्स का काम क्या होता है? फाइबर्स का काम क्या होता है? फाइबर्स का काम होता है हमारे बोलस को इजीली पास कराते रहना। ठीक है, इसका काम होता है कि हमारा जो अम, चबाया हुआ भोजन है, माउथ से वो किस तरीके से पास होता है ना, तो वो उसके पाथ को इजी बनाता है, उसको स्लाइमी बनाता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो आसानी से पास आउट हो जाए। ठीक,
पूरे एलिमेंट्री कैनाल में। अभी मैं उसके बारे में आगे डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार ये कॉपी कीजिए। ओके, सो आप लोगों ने ये लिख लिया होगा, मैं इसे वाइप आउट करता हूँ। और अब हम लोग बात करेंगे, ओके, सो अब हम लोग देख चुके हैं कि हमारे जो फूड का कंपोनेंट होता है, मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और वो कहाँ से मिलते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ह्यूमंस के अंदर इन चीज़ों को डाइजेस्ट करके किस तरीके से अपने काम में लिया जाता है। ओके, सो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमंस डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक, गुड। ह्यूमंस डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि ह्यूमंस के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, ठीक। तो ये हेडिंग है, ये हमारी मेन हेडिंग है। इसके अंदर सब हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग, क्या, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग्स, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। फर्स्ट फर्स्ट क्या स्टेप है, फर्स्ट स्टेप होता है इंजेशन। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इंजेशन। सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेकेंड स्टेप होता है डाइजेशन। थर्ड स्टेप क्या होता है, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, या इसी को हम एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। एंड फोर्थ इधर लिख लेते हैं, एब्जॉर्प्शन, चलो यहीं लिख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन के बाद में क्या आएगा, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, या और उसके बाद क्या आ जाता है, इजेशन, इजेशन। ओके, ये फटाक से कॉपी कीजिए। फिर हम इन चारों के बारे में अलग से बात करेंगे अभी, इनके डेफिनेशन के साथ में कि एक्चुअल में ये चीज़ें क्या होती हैं, ठीक। चलिए, आप लोगों ने कर लिया होगा। अब मैं बात करता हूँ इन सब के बारे में। इंजेशन का मतलब क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी। कैसे होता है, माउथ से। सेकंड, डाइजेशन में क्या होगा, डाइजेशन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सिंपल एब्जॉर्बेबल, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। अगला क्या आता है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड न्यूट्रिएंट्स। इसमें क्या क्या आएंगे, ये जो लास्ट जो लास्ट स्लाइड पे हमने बात किया था, क्या क्या था सॉरी क्या क्या था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, रफेज, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में, फाइबर्स। तो न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स,
न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, रफेज, वही फाइबर्स, ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक, तो डाइजेस्टेड फूड में हमारे अंदर वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक, तो एसिमिलेशन या एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड न्यूट्रिएंट्स इनटू द बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड का मतलब क्या है? यहाँ पे सिंपली ब्लड से बात हो रही है। ठीक है, अब बॉडी फ्लूइड क्या होता है, इसका रोल क्या होता है? ठीक है, जब ये हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे। ठीक, अभी के लिए मोटा मोटा ये समझ लो कि बॉडी फ्लूइड ही हमारे बॉडी के अंदर हर चीज़ों को कंडक्शन का काम करती है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हो, इन सारी चीज़ों को कंडक्ट करने का, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम कौन करता है? बॉडी फ्लूइड ही करता है। ठीक, तो बॉडी फ्लूइड के अंदर एब्जॉर्ब होने को हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। अब इसके बाद आता है इजेशन। इजेशन का मतलब क्या होता है? इजेशन का मतलब होता है पासिंग आउट, passing out the undigested, अनडाइजेस्टेड आप लोगों को दिख रहा है? इजेशन का मतलब क्या होता है? पासिंग आउट द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट आउट ऑफ आवर बॉडी, आउट ऑफ आवर बॉडी। ठीक, इजेशन का मतलब क्या होता है? पासिंग आउट द अनडाइजेस्टेड, पासिंग आउट द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट आउट ऑफ आवर बॉडी। सॉलिड वेस्ट ऑफ आवर बॉडी भी कर सकते हैं, आउट तो हमने पहले ही लगा लिया। पासिंग आउट, पासिंग आउट द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट ऑफ आवर बॉडी। ठीक, पासिंग आउट द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का जो अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट होता है उसको बाहर निकालने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इजेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कीजिए। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। कम ऑन, जल्दी हो गया? चलिए, ओके, सो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स या ह्यूमंस डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमंस डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से दो पार्ट्स भैया? ये दोनों पार्ट्स हैं क्या क्या? पहला एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, एंड दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ओके, अब एलिमेंट्री कैनाल के कितने पार्ट्स होते हैं? एलिमेंट्री कैनाल मतलब क्या होता है? इसी को फूड पाइप कहते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल या फूड पाइप। अब ये कुछ पार्ट्स में डिवाइड होता है, जैसे पहले देख लेते हैं कि ये कैसे 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 कहाँ से होते हुए कहाँ तक जाता है। ठीक, तो सबसे पहले माउथ। ठीक है, माउथ क्या है? ओपनिंग है इस फूड पाइप का जहाँ से फूड अंदर जाता है। माउथ के बाद में क्या आता है? माउथ के बाद में आता है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी क्या होता है? बक्कल कैविटी वो स्पेस है जहाँ पे माउथ ओपन होता है और जहाँ पे हम दांत और जीभ की मदद से, टंग एंड टीथ के हेल्प से फूड को मैस्टिकेट करते हैं और सलाइवा के साथ में मिक्स करते हैं और बोलस बनता है। बक्कल कैविटी, ये सारा चीज़ हम लोग डिटेल में अभी पढ़ेंगे। बक्कल कैविटी के बाद में क्या आता है? माउथ हो गया, बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी के बाद में क्या आता है? ईसोफेगस। ईसोफेगस, ईसोफेगस, ईसोफेगस क्या होता है? ये होता है ये वो पोर्शन है हमारी फूड पाइप का या एलिमेंट्री कैनाल का जो हमारे बक्कल कैविटी को स्टमक के साथ में कनेक्ट करता है। इसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता है। ठीक, ईसोफेगस के बाद में क्या आता है? ईसोफेगस के बाद में आता है स्टमक, STOMACH, स्टमक। स्टमक क्या होता है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि
कुछ कुछ जे की तरह दिखता है, इंग्लिश लेटर, ठीक। फिर स्टमक के बाद में कौन आता है? स्टमक के बाद में आता है भाई साहब स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टीन या इंटेस्टाइन, ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ओके। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन बाहर की तरफ ओपन होता है थ्रू या इस लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो फाइनली कहाँ पास आउट किया जाता है? रेक्टम में। हालांकि रेक्टम भी इस लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है, ठीक। अब रेक्टम से ये एनस, एक जैसे यहाँ पे माउथ ओपनिंग थी जहां से हम फूड को अंदर ले रहे थे, वहीं से वैसे ही रेक्टम के बाद एनस आता है, एनस। और एनस क्या होता है? वो ओपनिंग है हमारे फूड पाइप की जिससे अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मटेरियल को हम लोग बॉडी के बाहर डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एनस। ये हो गया हमारा एलिमेंट्री कैनाल फूड पाइप, ठीक। अभी हम इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। और अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जहाँ से एंजाइम्स निकलते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होती हैं? अभी सारा हम डेफिनेशन देखेंगे, बट एक बार आप पहले ओवरव्यू ले लीजिए। इससे क्या होगा? आपका कॉन्सेप्ट बेटर बिल्ड होगा। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होती हैं? वो ग्लैंड्स जिनसे एंजाइम निकलता है और हमारा फूड उससे उस एंजाइम से डाइजेस्ट होता है, ठीक। तो सबसे पहला डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो पाया जाता है बक्कल कैविटी के अंदर, इन बक्कल कैविटी। और वो है क्या? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड दिख रहा है आपको? जी, बहुत सही, सलाइवरी ग्लैंड। इन बक्कल कैविटी सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है। कितना होता है? 3 पेयर। कितना होता है? 3 पेयर, ठीक है, बहुत सही। सेकंड, बक्कल कैविटी के अंदर हो गया, बक्कल कैविटी के अंदर क्या हो गया? सलाइवरी ग्लैंड। फिर बक्कल कैविटी के आगे चलते हैं। ईसोफेगस में कोई डाइजेशन होता नहीं है तो वहां पे कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड भी नहीं होती है, ठीक। अब कहाँ पे आता है? स्टमक। स्टमक के अंदर क्या पाए जाते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक लिखते हैं, इन स्टमक। इन स्टमक क्या पाया जाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। इन स्टमक क्या पाया जाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, ओके। फिर स्टमक के बाद में इंटेस्टाइन। बट इंटेस्टाइन में सिक्रीशंस तो निकलते हैं बट वो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, ठीक। वो सब 11th में है। अभी के लिए देखते हैं हम लोग कि आपके सिलेबस में जो ग्लैंड्स हैं उनको, ठीक। तो आपके सिलेबस में कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं? स्टमक के बाद में एब्डोमिनल चैम्बर आता है। हालांकि स्टमक भी आपका एब्डोमिनल चैम्बर में ही है, बट अब चूंकि ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर नहीं है, जैसे कि बक्कल कैविटी था, ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट था, ठीक है, यहाँ पे। और स्टमक ये भी हमारे एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट था। बट अब जो ग्लैंड है, अब जो ग्लैंड है वो किसी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल के किसी पार्ट में नहीं पाई जा रही है, वो एलिमेंट्री कैनाल से बाहर पाई जा रही है, इसलिए इसको अलग से लिखते हैं एबडोमिनल, एबिडोमिनल चैम्बर, CHAMBER। अब ये क्या होता है भाई साहब? पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे तो ध्यान से सुनो। हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे हेड, नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन और उसके बाद अपेंडेजेस। अपेंडेजेस में हमारे हाथ और पैर आते हैं, ठीक है। अब हमारा जो थोरैक्स होता है हमारा, आपने देखा होगा फिगर्स में या फिर आपको बताया जाएगा, डायाफ्राम पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर। और ये डायाफ्राम क्या करता है? हमारे जो ये चेस्ट वाला पोर्शन है, पूरा ये बॉडी वाला पोर्शन है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। थोरैक्स, ये डायफ्राम के ऊपर वाला पाया जाने वाला ऊपर का जो पोर्शन है उसको कहते हैं थोरैक्स, जिसके अंदर 2 ऑर्गन्स पाए जाते हैं। एक होता है हमारे लंग्स होते हैं और उसके बीच में हार्ट। तो हमारे हमारे लंग्स और हार्ट कहाँ पाए जाते हैं? ये हमारे थोरैसिक चैम्बर में पाए जाते हैं। डायफ्राम के नीचे जितने भी पोर्शन हैं, जितनी भी चीजें हैं, उनको बोला जाता है एब्डोमिनल चैम्बर। तो उसी तरीके से ये एब्डोमिनल चैम्बर के अंदर हमारा जो ग्लैंड पाया जाता है उसका नाम क्या है? लिवर। और लिवर होता क्या है? लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड या लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है। ये क्या है? लार्जेस्ट
ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये दिख रहा है आपको? एक सेकंड। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। एब्डोमिनल चैम्बर, दूसरा भी जो ग्लैंड है वो एब्डोमिनल चैम्बर में ही पाया जाता है। एब्डोमिनल चैम्बर, ठीक, एब्डोमिनल चैम्बर। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। इसको कहते हैं हेटेरोक्राइन क्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन क्राइन ग्लैंड क्यों कहते हैं? हेटेरोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड, क्यों मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं? क्योंकि इसमें से, मिक्स्ड ग्लैंड है इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से एंजाइम, एंजाइम प्लस हार्मोन दोनों सिक्रीट होते हैं। एंजाइम प्लस हार्मोन दोनों ही सिक्रीट होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ओके ओके, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसलिए इसको कहते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड। और यही मेन ग्लैंड हैं आपकी बॉडी में, सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लिवर एंड पैनक्रियाज। ओके, और इन सब का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है, इन सब का अपना स्पेसिफिक एंजाइम है जो हमारे डाइजेशन को परफॉर्म करता है। ठीक, आप लोग इतना पूरा कॉपी कर लीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को उठाऊंगा और समझाऊंगा कि उसके अंदर होता क्या क्या है, ठीक है। आप लोग पहले ये नोट डाउन कीजिए। ओके, सो अब हम लोग वन बाय वन सारे जितने भी हमारे पार्ट्स हमने देखे एलिमेंट्री कैनाल के, पहले उनको पढ़ेंगे और फिर वन बाय वन करके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं माउथ एंड बकल कैविटी से, क्योंकि हमारा फर्स्ट पार्ट वही है एलिमेंट्री कैनाल का। ओके, सो यहाँ पे आप सब हेडिंग डालिए, माउथ एंड बक्कल कैविटी, ठीक है। माउथ एंड बक्कल कैविटी। माउथ क्या होता है? माउथ, माउथ इट इज द ओपनिंग, it is the opening of the elementary canal या buccal cavity from from where the from where the food is taken inside our body या एलिमेंट्री कैनाल, AC। ओके, तो ये माउथ हो गया। सेकंड, बक्कल कैविटी क्या होता है? बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी क्या होता है? इट इज द, it is the chamber, it is the chamber where where food first first taken and and digestion of food starts. It is the chamber where food first taken and digestion of food starts. Okay, तो ये क्या होता है? हो गया बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं वो देख लेते हैं। तो बक्कल कैविटी के अंदर स्ट्रक्चर्स, STRUCTURS, ये ई नहीं है, सी है। स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स, ऑर्गन्स फाउंड फाउंड इन आवर बक्कल कैविटी, इन आवर बक्कल
कैविटी। स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स फाउंड इन आवर बक्कल कैविटी। इसको मैं ब्लैक पेन से कर दूं क्या? समझ में तो आ ही रहा होगा ना? एक सेकंड देख लेता हूँ। हाँ दिख तो रहा है। ठीक है, तो क्या क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल टीथ। टीथ टीथ क्या होता है? टीथ, these are the these are the these are the hard structures, structures, structures mainly made up of calcium. These are the hard structures mainly made up of calcium, which which masticate the food and break them into small pieces. ठीक है, these are the hard structures mainly made up of calcium which masticate the food and breaks them into small pieces. अरे एक पॉइंट रह गया है, थोड़ा देख लेंगे हम लोग। टीथ, ठीक, तो ह्यूमंस के पूरे लाइफ टाइम में 2 बार दांत आते हैं। ठीक है, और एक बार जो बचपन में आते हैं उनको कहते हैं डिसीडियस टीथ या फिर फाल्स टीथ। ओके, तो लिख लेते हैं, 2 पैटर्न of teeth arises in a human's life. 2 pattern of teeth arises in a human's life. First, deciduous teeth, जिसे false teeth या मिल्क टीथ भी कहते हैं, या मिल्क टीथ भी कहते हैं। ठीक, सेकंड क्या है? सेकंड, डिसीडियस टीथ के बाद में सेकंड क्या है? परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ, ट्रू टीथ। ठीक है, परमानेंट टीथ या ट्रू टीथ। ये जो डिसीडियस टीथ होते हैं इनका नंबर कितना होता है? 20 इन नंबर, और ये जो परमानेंट टीथ होते हैं ये फाइनली 32 इन नंबर हो जाते हैं। ठीक, अभी के लिए आप इतना ही जानो, नहीं तो इसमें बताने के लिए तो बहुत चीज़ें हैं। अब चूंकि 2 बार दांत आते हैं हमारी लाइफ में, ठीक, इसलिए हमें क्या कहते हैं? हमें कहते हैं डाइफियोडोंट्स। डाइफियो, DONTS, डाइफियोडोंट। डोंट्स मतलब दांत, डाइफियो मतलब 2 बार, लाइफ में 2 बार दांत आते हैं, इसलिए हमें डाइफियोडोंट्स कहते हैं। ठीक है, ओके, तो आप फटाक से ये तीथ वाला चीज़ कॉपी कर लीजिएगा वहाँ जहाँ पे आपने तीथ वाला पोर्शन लिखना है। ठीक है, ठीक। सेकंड क्या है? सेकंड है टंग, TONGUE, टंग। टंग ये क्या होता है? इट इज द muscular organ, it is the muscular organ found in our mouth, which help in mastication of food and also mixing of food with saliva। ओके, फटाक से ये कॉपी कीजिए, फिर मैं सेकंड स्लाइड पे आपको लेके चलता हूँ जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि सलाइवा क्या होता है, कहाँ से निकलता है। ठीक है,
ओके, तो आप लोगों ने ये पॉज करके कॉपी कर लिया होगा। मैं अब आगे चलता हूँ। मैं कहाँ से इरेज करूँ इसको? माउस चल रहा है, बक्कल कैविटी, ये हटा देता हूँ, है ना। ओके, सो हम लोग यहाँ पे टीथ देख चुके हैं, टंग देख चुके हैं। अब थर्ड पोर्शन, थर्ड पार्ट, थर्ड स्ट्रक्चर जो है वो देखते हैं। थर्ड क्या है? बक्कल कैविटी में तो नहीं, बट बक्कल कैविटी के साथ में एसोसिएटेड पाया जाता है क्या? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड, ओके, सलाइवरी ग्लैंड। ये क्या होता है? इट इज associated with the associated with the buccal cavity, with the buccal cavity. It is associated with the buccal cavity. Okay, it is associated with the buccal cavity, and for their secretion, इनका secretion होता क्या है? saliva. For their secretion into the buccal cavity, into the buccal cavity, ठीक। it is associated with the buccal cavity and pour their secretion या saliva into the buccal cavity, ठीक। अब ये होते कितने हैं? they are 3 pairs, they are 3 pairs, okay, they are 3 pairs। इसके अंदर क्या क्या होता है? तो saliva contain, saliva contains क्या क्या? Mostly water plus salivary amylase, salivary amylase, salivary amylase, ओके। तो सलाइवा कंटेन्स मोस्टली वाटर प्लस सलाइवरी अमाइलेज, और हमारे लिए डाइजेशन में काम का क्या है? ये काम का क्या है? सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। आप फटाक से ये कॉपी कीजिए। ओके, सो ये आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। मैं इसको इरेज करता हूँ। ओके, सो हमारा बक्कल कैविटी खत्म हो चुका है, ठीक। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जो कि है ईसोफेगस। ईसोफेगस, ईसोफेगस क्या होता है? इट इज अ ट्यूब like structure, it is a tube like structure which joins the buccal cavity, buccal cavity with the stomach, buccal cavity with the stomach। इसोफेगस क्या होता है? इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच जॉइंस द बक्कल कैविटी विद द स्टमक। बक्कल कैविटी को स्टमक के साथ में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। ये सिर्फ एक पैसेज है, ठीक। और इसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड भी नहीं पाई जाती है, ठीक। ओके ओके, सो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल के। हम लोग बक्कल कैविटी की बात कर चुके हैं, हम लोग ईसोफेगस की बात कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट आता है स्टमक, जिसको बक्कल कैविटी मतलब जिसको ईसोफेगस बक्कल कैविटी के साथ में कनेक्ट करता है, ओके। तो नेक्स्ट हमारा पोर्शन कौन सा है? स्टमक। तो अब हम लोग स्टमक की बात करेंगे, STOMACH, स्टमक। स्टमक, स्टमक क्या है? इट्स अ बैग लाइक ऑर्गन, इट्स अ bag like organ which is similar in similar in appearance like capital J alphabet, okay।
इट्स अ बैग लाइक ऑर्गन विच इज सिमिलर इन अपीयरेंस लाइक जे अल्फाबेट। ठीक। सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट ये है कि स्टमक stomach have some unicellular 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 मतलब सिंगल सेल का बना हुआ unicellular digestive digestive glands। ठीक। stomach have some unicellular digestive glands stomach have some unicellular digestive glands which produce and secretes gastric gastric juices gastric juices। ठीक। कंपोनेंट्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस क्या क्या हैं? कंपोनेंट्स ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। फर्स्ट फर्स्ट क्या है भाई कंपोनेंट्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस में? फर्स्ट है म्यूकस, म्यूकस। ये चीफ सेल्स से निकलता है, वो सारी चीज़ें 11th में है तो अभी उस पर मत जाइए, आप लोग ये देखिए कि क्या क्या कंपोनेंट्स है म्यूकस। सेकंड सेकंड है आपका HCl। सेकंड क्या है? HCl। थर्ड क्या है? थर्ड है पेप्सिन। एक्चुअल में निकलता क्या है? स्टमक के जो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वहाँ पे एक सेल पाई जाती है, एक मतलब ग्लैंड पाया जाता है, सेलुलर ग्लैंड, यूनिसेलुलर ग्लैंड। उससे निकलता है एक्चुअल में पेप्सिनोजन। क्या निकलता है? पेप्सिनोजन। ये भी हायर क्लास का है, PEPSI, पेप्सिनोजन, बट एक लाइन का है, सुन लो। पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन क्या होता है? ये इनएक्टिव एंजाइम होता है, इनएक्टिव एंजाइम, इनएक्टिव एंजाइम होता है। ठीक है। पेप्सिनोजन क्या होता है? इनएक्टिव एंजाइम। और इस पेप्सिनोजन को एक्टिव करने के लिए हमें HCl यानी एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। ये HCl क्या देता है? एसिडिक मीडियम। ये क्या देता है? एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडिया या मीडियम। ठीक। एसिडिक मीडिया देता है, एसिडिक मीडियम देता है। उस एसिडिक मीडियम में ये जो पेप्सिन है ये एक्टिव होता है और किस में बदल जाता है? पेप्सिन में। ठीक। अब ये पेप्सिन में बदल चुका है तो ये किस चीज को डाइजेस्ट करेगा? तो पेप्सिन इट डाइजेस्ट प्रोटीन into into it digests protein into amino acids। ठीक है, अभी ये बताऊंगा। ठीक, अभी के लिए देखो। अब म्यूकस क्या करता है? म्यूकस प्रोटेक्ट करता है भाई। HCl है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl, है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये स्टमक की वॉल्स को डाइजेस्ट कर देगा, गला देगा, है ना। तो उससे बचाने के लिए ये म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग, इनर लाइनिंग या स्किन कह लो, ऑफ इनर स्किन ऑफ स्टमक स्टमक एसिड फ्रॉम एसिड। कौन सा एसिड? HCl। ठीक। तो ये काम हो गया। HCl का काम क्या है? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना ताकि ये जो इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिन निकला हुआ है ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो सके और प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ सके या डाइजेस्ट कर सके। ठीक। ये म्यूकस क्या करता है? ये इसी HCl से स्टमक की वॉल को बचाता है। ठीक है। तो ये हो गया आपके स्टमक के बारे में। फटाफट से कॉपी कीजिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ओके, सो आप लोगों ने ये कर लिया होगा, मैं इसको इरेज करता हूँ। ओके, सो स्टमक हमने पढ़ रखा है। स्टमक में हमने बात किया कि गैस्ट्रिक जूसेस कहाँ से निकलते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस का काम क्या होता है। ओके, सो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। हेडिंग डालिए फटाक से, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? इट इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इट इज द largest portion of our elementary canal। it is the largest portion of our elementary canal। ठीक। second point, most of the digestion and
absorption, most of the digestion and absorption of food take place in small intestine, small intestine. Okay, most of the digestion and absorption of food takes place in the small intestine. ठीक है, ओके, ये कॉपी कीजिए आप. जब भी मैं साइड हुआ करूं आप लोग कॉपी कर लिया करें, ठीक है. नेक्स्ट पोर्शन क्या आता है स्मॉल हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, वो है लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है. ये क्या होता है? इट इज द इट इज द इट इज द लास्ट portion of elementary canal. It is the last portion of our elementary canal. ठीक है. It is situated after situated it is situated of after it is situated after small intestine. ठीक, यहाँ पे क्या होता है? absorption of water and some salt या minerals. यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है. तो आप लिख लो कि नो डाइजेशन टेक प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, ये कॉपी कीजिए आप. ओके, सो आप लोगों ने ये कॉपी कर लिया होगा. अब हम लोग आगे चलते हैं. ठीक, अगर मैं लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स की बात कर दूं यहीं पे, तो एक बार देखिए, इसमें कोलन्स पाए जाते हैं. ठीक है, कोलन्स. अब ये कोलन्स 3 होते हैं. पहला होता है असेंडिंग कोलॉन, दूसरा होता है ट्रांसवर्स कोलॉन, तीसरा होता है डिसेंडिंग कोलॉन. जब मैं फिगर बनाऊंगा इसका तो वहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियरली दिखा पाऊंगा. ठीक है, कोलन हो गया, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन. अब ये डिसेंडिंग कोलॉन आगे खुलता है कहाँ पे? रेक्टम में. कहाँ खुलता है? रेक्टम में. ठीक, डिसेंडिंग कोलॉन कहाँ खुलता है? रेक्टम में. रेक्टम क्या होता है? इट इज द पोर्शन of large intestine या intestine. It is the portion of large intestine which collects undigested food material until we pass out them. और कहाँ से पास आउट होता है? पास आउट देम बाय anus. Okay, it is the portion of the large intestine which collects undigested food material until we pass out them by anus. ठीक है, या फिर pass them out by anus भी कर सकते हैं हम लोग. ठीक, तो रेक्टम क्या होता है? इट इज द पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. एक्चुअल में क्या होता है? ये लास्ट पोर्शन होता है, लास्ट पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. पहली चीज, एनस क्या होता है? इट इज द ओपनिंग. एनस क्या होता है? एनस
It is the opening of it is the exit point, हम लिख देते हैं हम लोग, वो ज़्यादा सुटेबल है यहाँ पे. It is the exit of elementary canal. क्यों? क्योंकि जो फूड हम लोग खाते हैं वो यहीं से पास आउट हो जाता है बॉडी से बाहर. तो इनस क्या होता है? इट इज़ द एग्जिट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है. जैसे माउथ ओपनिंग थी जहाँ से फूड अंदर आ रहा था, तो एनएस वो ओपनिंग है जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बाहर पास आउट किया जाता है. और वो किसका पार्ट होता है? यही रेक्टम का ही पार्ट होता है. ठीक है. और रेक्टम किसका पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, जो कि डिसेंडिंग कोलॉन के नीचे पाया जाता है. अगर हम लोग सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन को देखो तो जैसे मान लीजिए ये हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, जो आकर के यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है किसके साथ में? लार्ज इंटेस्टाइन के पास में. ठीक है. तो हमारा ये मान लीजिए लार्ज इंटेस्टाइन है. ठीक. यहीं से निकला होता है अपेंडिक्स भी. ठीक है. अपेंडिक्स. और फिर ये हो गया हमारा असेंडिंग कोलॉन, मतलब ऐसा कोलॉन जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है. ठीक. स्मॉल इंटेस्टाइन तो यहाँ पे आकर के मिल गई, यहाँ पे जो भी अनडाइजेस्टेड फूड था वहाँ पे पास आउट कर दिया. बट अब फिर ये कहाँ जा रहा है? ऐसे जा रहा है. असेंडिंग कोलॉन ये क्या है? असेंडिंग कोलॉन जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है फूड को लेकर के. सेकंड मतलब अनडाइजेस्टेड फूड को लेकर. दूसरा ट्रांसवर्स कोलॉन. ट्रांसवर्स कोलॉन क्यों? क्योंकि ये पड़ा हुआ है. ठीक है. ये असेंडिंग है ऊपर की तरफ, ये ऐसे पड़ा हुआ है. इसके बाद में ये नीचे आएगा, तो इसको जब नीचे आएगा तो इसको क्या कहते हैं? डिसेंडिंग कोलॉन. ये क्या होता है? डिसेंडिंग कोलॉन. और डिसेंडिंग कोलॉन फाइनली यहाँ से रेक्टम में चला जाता है. और रेक्टम क्या होता है? वो पोर्शन होता है. ये क्या हो गया? रेक्टम. रेक्टम क्या होता है? रेक्टम वो पोर्शन होता है जहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को स्टोर किया जाता है. तब तक स्टोर किया जाता है जब तक कि उसको बॉडी से बाहर पास करने का अर्ज ना आए और हम उसे बाहर ना पास कर दें. ठीक. तो रेक्टम हो गया ये. ठीक है. और रेक्टम कहाँ पे ओपन होता है? रेक्टम ओपन होता है थ्रू एनस. ठीक. इसको थोड़ा और सही कर लेते हैं. ठीक. तो ये हो गया एनस जहाँ से बाहर निकलेगा. तो ये एनस है उसका माउथ. ठीक. जहाँ से चीज़ें पास आउट होती हैं. ठीक. आप लोग ये कॉपी कर लिए? ठीक. अगर आप लोग ये कॉपी कर चुके हैं तो अब हम अपनी आज की क्लास को ख़त्म करते हैं. और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे वेरियस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, उनसे निकलने वाले डाइजेस्टिव जूसेस के बारे में, है ना. और उन जूसेस के थ्रू किस तरीके से डाइजेशन होता है, कौन सी चीज़ किस चीज़ के अंदर ब्रेक डाउन की जाती है, उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तो अगली क्लास तक आप लोग बड़े अच्छे से अभी के चारों लेक्चर्स को पढ़ के आइएगा. ठीक है. उनको पढ़ के आइएगा और अच्छे से तैयार कीजिएगा. ठीक. नेक्स्ट क्लास में अगर डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म होता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी पास्ट ईयर में क्वेश्चंस आ रखे हैं उन क्वेश्चंस को मैं कंपाइल करके एक वीडियो बनाऊंगा. और उस क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को दूंगा टाइम कि आप उसको सॉल्व कीजिए, और फिर उसके बाद में मैं सॉल्व करूंगा. ठीक है. तो तब तक पढ़ते रहिए, मज़े करिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.